हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मां सरस्वती इकोनॉमिक्स. Myself Rishabh Jain, and today we will discuss about the next topic of the first chapter, which is most important for whole point of view, that is domestic and economic reality of the country. इससे प्रीवियस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं स्टॉक एंड फ्लो, द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, और दूसरी चीज हमने एक और डिस्कस करी है, दैट इज आपकी डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में अंतर, द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल लॉस एंड डेप्रिसिएशन. उसके बाद इस पहले चैप्टर का विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. क्या होती है डोमेस्टिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी? डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स ऑल द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, all the geographical regions administered by the government in which person, goods can circulate freely. यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी वो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होती हैं कंट्री की जो कि सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं, और इसमें कोई भी गुड्स, कोई भी पर्सन सर्कुलेट कर सकता है फ्रीली विदाउट एनी हिंड्रेंस. ठीक है. अगर एक बेसिकली बात करें तो हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री कहाँ तक है, तो आप ये कहोगे कि जहाँ तक हमारे बॉर्डर है कंट्री के वही हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, वहीं तक सीमित है. लेकिन ऐसा नहीं है, इसके बाहर भी हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, इंक्लूडिंग सी वाटर्स, यानी कि समुद्र में भी हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं. अगर एयर की बात करी जाए तो वहां पर भी हमारी कुछ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है. ठीक है. जनरली आपको और ज्यादा इतना पता होगा जैसे कि हमारी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कांटा तक, गुजरात का कांटा और इधर. तो क्या बस यही ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है? इसके अलावा क्या क्या इंक्लूड करती हैं? देखो, डोमेस्टिक टेरिटरी ये इंक्लूड करती है. डोमेस्टिक टेरिटरी का एक और चीज ध्यान रखना, यहाँ पे हम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज या जो भी आइटम डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करते हैं वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनते हैं कंट्री में. तो क्या क्या इंक्लूड करते हैं? पहला है पॉलिटिकल टेरिटरी इंक्लूडिंग सी वाटर. मैंने आपको बताया केवल और केवल ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज का मतलब ये नहीं है, इट जस्ट नॉट लिमिटेड टू द ओनली लैंड एरिया. लैंड एरिया का मतलब नहीं है, इसके साथ क्या इंक्लूड करती है? सी वाटर. समुद्र में हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है. आपने कई बार न्यूज में पढ़ा होगा कि जैसे क्या होता है, हमारे शिप्स वगैरह जो होते हैं वो क्या करते हैं, शिप्स का जो मछुआरे कई बार क्या करते हैं, दूसरे की लोकेशन में चले जाते हैं, अपनी नाव को लेकर के दूसरी लोकेशन में चले जाते हैं. इट मीन्स दैट वो किसकी लोकेशन है, वो किसी और कंट्री की लोकेशन है, इसलिए वो क्या करने आता है, उनको अरेस्ट कर लेते हैं. तो क्या होता है, सी वाटर्स में हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है, यानी आप अपनी कंट्री की लिमिटेड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज आप उसमें इजीली सर्कुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन है शिप्स एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री बिटवीन टू और मोर कंट्रीज. ऐसे ही वजह शिप्स और एयरक्राफ्ट के बारे में भी यही चीज है. जैसे कि हमारे शिप्स होते हैं और एयरलाइंस होती है, जैसे कि इंडियन एयरलाइंस है हमारी. इंडियन एयरलाइंस में अगर मैं जेट एयरवेज की बात करूं तो जेट एयरवेज के जो शिप्स हैं वो कहाँ जाते हैं, वो इंडिया से बाहर जाते हैं. तो इंडिया से बाहर जाते हैं तो एयर में भी क्या है हमारी, यहाँ पर भी हमारी क्या है, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं. और जब हम सर्कुलेट करते हैं इंडिया से कोई भी विमान उड़ा पाकिस्तान के लिए या फिर अमेरिका के लिए, तो लेकिन वो डोमेस्टिक टेरिटरी किसका पार्ट है, वो विमान वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, क्योंकि शिप्स कहाँ का है, इंडिया का है. और ऐसे ही अगर वहां की बात करें तो अमेरिकन यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फ्लाइट है, वो इंडिया में आती है, तो वो फ्लाइट यहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होकर के अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेगी. ठीक है. नेक्स्ट है आपका फिशिंग वेसल, ऑयल, नेचुरल गैस रिग्स ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स इन द इंटरनेशनल वाटर्स. आपको पता है जब क्रूड ऑयल निकलता है, यानी कच्चा तेल जैसे डीजल और पेट्रोल निकलता है, तो उसमें भी ये लिमिटेड एरियाज हैं, हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री फिक्स है कि यहाँ ये वाटर में ये इंडिया की है, ये पाकिस्तान की है, ये बांग्लादेश की है, ये अमेरिका की है, ये सब की क्या है, ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट है. नेक्स्ट है एम्बेसीज, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री बेसिस एक्सेट्रा लोकेटेड अब्रॉड. ध्यान रखना, कोई भी एम्बेसी, इंडिया की कोई भी एम्बेसी, इंडिया की एम्बेसी
किसी भी कंट्री में स्टेब्लिश होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडियन एम्बेसी आपको पाकिस्तान में भी देखने को मिलेगी, अमेरिका में भी देखने को मिलेगी, और इसके साथ साथ डिफरेंट जैसे मलेशिया है, कनाडा है, सारे कंट्रीज में देखने को मिलेगी। लेकिन वो एम्बेसी किसका पार्ट है? भले ही वो लोकेट कहाँ कर रही है, वो लोकेट कर रही है अमेरिका अदर कंट्री में लोकेट कर रही है, लेकिन वो पार्ट किसका है? वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है। एम्बेसी कंसुलेट जो इंटरनेशनल लेवल पे कंसल्टेंट होते हैं दो कंट्री के बीच के, वो भी जिस कंट्री से एक्चुअली बिलोंग करते हैं उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होती है। एज मिलिट्री बेसिस एक्सेट्रा आर लोकेटेड एब्रोड। समझ में आ गया? तो इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना, कोई भी एम्बेसी जिस कंट्री की होगी, भले ही वो किसी और कंट्री में लोकेट कर रही है, लेकिन वो किसका पार्ट होगी? वो जिससे एक्चुअल में बिलोंग करती है। ठीक है। बात करें इंडिया की, तो न्यू दिल्ली में बेटा डिफरेंट कंट्रीज की एम्बेसी लोकेटेड हैं। चाहे आप वहां पर जापान की एम्बेसी देख लोगे, वहां पर चाइना की एम्बेसी भी है, वहां पर अमेरिका की एम्बेसी भी है। तो क्या वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? नहीं। वो कहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? जिस कंट्री से वो एक्चुअल में बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो ये था बेटा आपका डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। यानी कि फिर एक बार बात रिपीट कर दे रहा हूँ, these are the geographical boundaries in which the goods person can circulate freely without any hindrance। और इसमें बेटा ये क्या सेक्शंस हैं ये और इंक्लूड कर दें, आपको बता दिए। क्या यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है, any production activity which is carried out within the domestic territory will only be included in the domestic income। ध्यान रखना, कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, जो हमारी चीज डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, उसके अंदर कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है तो उस कंट्री की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनेगी। अदरवाइज अगर वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है तो वो फिर डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। इज दैट क्लियर? अब हम देखते हैं कुछ इसके एग्जांपल्स। अब हम बेटा इसके अभी हमने डोमेस्टिक टेरिटरी में टॉपिक पढ़ा था, तो कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले एक नोट लिखवाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हुई है वो पार्ट किसका बनेगी? डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनेगी। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या ये एक्टिविटी जो हुई है वो डोमेस्टिक टेरिटरी इनकम का पार्ट बनेगी या नहीं बनेगी। देखो क्या क्या है। जैसे पहला एग्जाम्पल है प्रॉफिट अर्न बाय महिंद्रा इन इंडिया। तो बेटा साफ साफ में यहाँ पे मेंशन हो रहा है कंपनी कौन सी है? महिंद्रा, और सेटअप कहाँ पे है? इंडिया में। तो इंडिया में सेटअप है और इंडिया की ही कंपनी है, तो क्या हो जाएगा? ये डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा। अभी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर। नेक्स्ट वन है प्रॉफिट अर्न बाय द ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। देखो मैंने आपको बताया था उन एक्सेप्शंस को छोड़ दो, क्या बैंक के बारे में ऐसा कुछ एक्सेप्शन देखा था कि जिस कंट्री जिससे बिलोंग करेगी उस कंट्री की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगी? ऐसा कुछ नहीं लिखा था। तो ये कहाँ पर सेटअप है? ये इंडिया में सेटअप है। भले ही ये कौन सी बैंक है? फॉरेन बैंक की ब्रांच हो सकती है कोई, और प्रॉफिट एंटर ये इंडिया में, तो ये इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनेगी। नेक्स्ट है सैलरी पेड टू द रेजिडेंट्स ऑफ यूएसए वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। मैंने आपको बताया था कि एम्बेसीज क्या होती है? एम्बेसीज होते हैं हमारे एक्सेप्शन होते हैं, यानी कि जिस कंट्री से बिलोंग करती है एक्चुअली ये उसी कंट्री को कंट्रीब्यूट करती है उसी की डोमेस्टिक इनकम में, ना कि जहाँ पर ये सेटअप है। तो ये हमारी सैलरी पेड की गई है रेजिडेंट ऑफ यूएसए वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी यूएसए। हमारी इंडिया की एम्बेसी कहाँ सेटअप है? यूएसए में सेटअप है, और वहां पर एक वर्क कर रहा है हमारे कंट्री का पर्सन, तो उसे क्या कर रहा है? सैलरी पेड दी गई है। कहाँ का? सॉरी एक मिस्टेक है, रेजिडेंट कहाँ का? वो यूएसए का रेजिडेंट है और इंडियन एम्बेसी में वर्क कर रहा है, लेकिन वो एम्बेसी सेटअप कहाँ पर है? यूएसए में सेटअप है। लेकिन मैंने आपको बताया एम्बेसी किसका पार्ट होती है? एम्बेसी इसका पार्ट होती है जिससे वो एक्चुअली बिलोंग करती है। ये इसका पार्ट हो जाएगा, इंडियन डोमेस्टिक इनकम का पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्न बाय द माइक्रोसॉफ्ट इन इंडिया। सेम वही ऊपर की तरह महिंद्रा ने प्रॉफिट अर्न किया था, अब इसने कर लिया माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट हालांकि इंडिया की कंपनी नहीं है, लेकिन इंडिया में सेटअप है, इंडिया में उसने प्रॉफिट अर्न किया है, तो इट विल बी द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन इज रेंट रिसीव्ड बाय इंडियन रेंटेड आउट द बिल्डिंग टू फॉरेनर्स इन इंडिया।
अब एक फॉरेनर पर्सन है जो कि इंडिया में रहने के लिए आया है और यहाँ के पर्सन ने उसे अपनी बिल्डिंग रेंट पर दे दी है, उस कंडीशन में जो रेंट रिलीज हुआ है वो भी टीआई डोमेस्टिक इनकम का ही पार्ट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा, और कोई भी अगर डाउट अगर रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।